तो नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, जो कि पहला चैप्टर है विज्ञान का, रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण के बारे में। तो हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या हैं। तो सामान्यतः हम देखें तो हमारे चारों ओर होने वाली बहुत सारी अपक्रियाओं को हम रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ऊपर कहते हैं कि दूध फट गया है। लोहे को जो बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तनों में जंग लग जाता है, भोजन पकता है, कोई भोजन सड़ जाता है, हमारे शरीर में भोजन पचता है, हम सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी अपक्रियाएं जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम किस किस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था में परिवर्तन है, जैसे हम फीते को, एमजी के फीते को अगर जलाते हैं तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है ठोस अवस्था से, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगर रंग में भी परिवर्तन होता है तो रंग में परिवर्तन होने को भी हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। रंग में भी कभी कभी रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर हम फिनोप्थलीन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो फिनोप्थलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रंगहीन होते हैं और मिलाने पर लवण बन जाता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। रंग का दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अगर हम फेरस सल्फेट, जो कि हरे रंग का होता है, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं क्योंकि इसमें Fe2+ होता है, अगर इसको गर्म करते हैं तो ये पीले रंग में बदल जाता है, क्योंकि Fe3+ में बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड में। तो ये भी रंग में परिवर्तन है। तीसरा अगर हम देखें तो गैस का निकलना भी रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम जिंक में H2SO4 मिला देते हैं, HCl गैस मिला देते हैं, तो इसमें H2 गैस निकलती है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ताप निकलता है या ताप उत्सर्जित होता है, क्योंकि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार अगर हम बेरियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होने के कारण इसका ताप कम हो जाता है, अर्थात परख नली ठंडी हो जाती है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को करके देख लेते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए ज़रा, Mg का फीता है, Mg रबन जिसको कहते हैं, मैग्नीशियम का फीता है। मैग्नीशियम के फीते को हम इस रेगमाल से, ये रेगमाल है, रेगमाल से अगर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ऑक्साइड की परत जमी होती है। अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत देरी से जलेगा। अगर हम इसकी ऑक्साइड की परत को इसमें साफ़ करके अगर हटा देते हैं तो ये आसानी से जल जाता है। तो इसको साफ़ करने के बाद इसकी जो ऑक्साइड की जो परत है उसको हटा देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, लैंप में, जो स्प्रिट लैंप है, स्प्रिट लैंप में इसको जलाएंगे। स्प्रिट लैंप चिमटी से पकड़ के इसको जब जलाएंगे तो जलाने के बाद देखेंगे कितनी तेज़ रोशनी के साथ ये जलता है। तो ये देखें, स्प्रिट लैंप में जलाने के बाद हमने इसको चिमटी से इस प्रकार पकड़ लिया है। अब इसके बाद इसको जला रहे हैं, 5 गिलास में इसकी राख को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, देखो कितनी तेज़ी से जलेगा। ये देखिए, ये जल रहा है और इसकी जो राख है उसको हम 5 गिलास में इकट्ठी कर लेंगे। ये है। तो इस तरीके से हमें Mg ऑक्साइड मिल गया है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार की तरह कार्य करेगा। अब हम अगर रंग में परिवर्तन की बात करें तो रंग में परिवर्तन करने के लिए ये देखो, ये फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन को हम क्या करेंगे, इस परख नली में थोड़ी सा फिनोप्थलीन को लेंगे। फिनोप्थलीन देखें हम कि पूरी तरह से रंगहीन है, इसमें कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है। ठीक है। तो जब हम इसमें फिनोप्थलीन को इस परख नली में लेते हैं, ये देखिए ज़रा, बिल्कुल रंगहीन है। जब हम इसमें इस NaOH को मिलाते हैं, ये देखिए, ये NaOH है। जब हम इस NaOH को इसमें मिलाते हैं तो NaOH को मिलाने के बाद ये गुलाबी हो जाता है। ये देखिए ज़रा, ये गुलाबी हो गया है। अब गुलाबी हो जाने के बाद हम इसमें फिर से HCl मिलाते हैं। HCl मिलाने के बाद ये देखिए ज़रा, गुलाबी रंग है, ये गायब हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, रंगहीन हो गया है। अगर हम इसमें पुनः NaOH मिला देंगे तो ये फिर से रंगीन हो जाएगा, यानी कि गुलाबी रंग का हो जाएगा। ये देखिए ज़रा,
ये गुलाबी हो रहा है, लेकिन अभी अम्ल की मात्रा ज़्यादा है इसलिए उड़ जाता है। इसके बाद अधिक मात्रा में मिला दें तो ये देखिए ज़रा गुलाबी हो गया है। अगर हम इसमें फिर से HCl मिला देते हैं तो ये गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। ये देखिए ज़रा गुलाबी रंग उड़ गया है, पूरी तरह से उड़ जाएगा। ये देखिए ज़रा गुलाबी रंग उड़ गया है, क्योंकि इसमें फिर से अम्ल की मात्रा आ गई है। तो लवण बनने से गुलाबी रंग आ जाता है, और जैसे ही लवण का अस्तित्व समाप्त होता है, अम्लीय माध्यम इसका होता है, तो ये रंग समाप्त हो जाता है। अब अगर हम तीसरी विधि यानी गैस का निकलना देखें, तो गैस के निकलने में देखो ज़रा ये क्या है, ये जिंक पाउडर है। इस जिंक पाउडर को हमने क्या किया, जिंक पाउडर को इस स्पैचुला से हम निकालते हैं और इस कॉनिकल फ्लास्क में भर देते हैं। तो ये देखिए ज़रा जिंक पाउडर को हमने स्पैचुला से निकाला। स्पैचुला से निकालने के बाद इसमें हम HCl भी डाल सकते हैं और H2SO4 भी डाल सकते हैं। कुछ भी हमने डालेंगे तो ये विस्थापित कर देंगे, जो जिंक है वो विस्थापन की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो ये देखें, ये HCl है। HCl को जब हम इसमें मिलाएंगे तो HCl को मिलाने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें गैस निकलेगी। ऊपर बबल्स के रूप में इसमें गैस निकलेगी। अगर हम इसको ऐसे उल्टी परख नली में इस गैस को इकट्ठा कर लेंगे, उल्टी परख नली करके इस गैस को इकट्ठा कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, माचिस के द्वारा अगर हम इसमें आग लगाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो विस्फोट के साथ जलेगी। देखो ये गर्म हो गई है। अब पहले हम विस्थापन अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रियाएं ये दो प्रकार की होती हैं। एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, जब कोई एक पदार्थ किसी एक पदार्थ को ही विस्थापित करता है, और दूसरी होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब हुआ इसमें दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे भी हम करके देख लेते हैं। तो सिंगल विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए ये 3 कीलें ली। अब इनमें से 2 कीलों को धागे से इस प्रकार बांध लेते हैं बस। अब ये 2 परख नली हैं। इन 2 परख नलियों में ये है कॉपर सल्फेट, CuSO4 क्यूपर सल्फेट भी कहलाता है। तो ये कॉपर सल्फेट को हम इस परख नली में लगभग आधा भर देते हैं, आधा इस परख नली में भर देते हैं और आधा दूसरी परख नली में भर देते हैं। अब इन परख नली में देखेंगे बराबर बराबर भर दिया। बराबर भरने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, एक को ऐसे ही रख देते हैं और दूसरी परख नली में इन 2 कीलों को धागे से बांधकर इसमें ऐसे डुबा देते हैं और तीसरी कील को ऐसा ऊपर इसमें लगा देते हैं ताकि ये डूब ना जाए, अंदर ना चली जाए। इस तरीके से इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बस। देखो ज़रा, हमने इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया था, एक में H2 कीलें डाल दी थी और दूसरी में देखो ज़रा, दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। एक बिल्कुल पूरी तरह से जौ की तो नीली है और जबकि इसका रंग उड़ गया है। इसके बाद अगर इन कीलों को हम निकालते हैं तो कीलों को निकालने के बाद इसमें परिवर्तन देखते हैं। देखो ज़रा क्या हो गया है, इसमें कुछ अवक्षेप आ गया है इन कीलों में। ये देखो ज़रा, ये अवक्षेप आ गया है और ये वाली जो कील है ये बाहर वाली कील है। स्पष्ट अंतर इसमें दिखाई दे रहा है और विलयन में ये अंतर है। ये जौ का तो नीला है जबकि इसका रंग
हल्का हो गया है या नीला रंग पूरी तरह से उड़ गया है। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के लिए ये बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, स्पैचुला से इसको इस तरीके से निकालते हैं। ऐसा निकालने के बाद इसमें हम पानी मिलाते हैं। ऐसा पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से घुल गया है। देखिए किसी भी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं है, दिख रहा है, इसी पे फोकस है ना। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये घुल गया है। अब इस बेरियम क्लोराइड में चूँकि द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर हम करना चाहें, इस बेरियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम सल्फेट डाल देंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अगर हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अगर हम निकल सल्फेट डाल देंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि बिल्कुल थक्का के रूप में हो जाएगा, यानी सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। तो अगर हम निकल सल्फेट डालते हैं, ये देखिए जरा, ये निकल सल्फेट है। निकल सल्फेट अगर हम इसमें डालते हैं तो इसमें ऊपर करके इसमें फोकस करना है। तो ये देखिए जरा इसमें किस तरीके से अवक्षेप बनता है, सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। परखने की ये वाला हिस्सा देख रहा है, देखो जरा किस तरीके से इसमें ये बन जाएगा, डालते ही तुरंत। ये देखिए जरा, ये सफ़ेद अवक्षेप बन गया। तो ये बेरियम सल्फेट बन गया है। अब बेरियम सल्फेट का थक्का बन गया, सफ़ेद थक्का बन गया। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर बाद, तो ये बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ कि BaCl2 ने जब NiSO4 यानी निकल सल्फेट से क्रिया की है तो ये बेरियम सल्फेट और निकल क्लोराइड बन गया है, यानी ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड Ni। अब हम इन सभी अभिक्रियाओं को अपनी पुस्तक के हिसाब से ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं कि किस तरीके से मैग्नीशियम क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और कैसे कैसे अभिक्रियाएँ होती हैं। चलिए इनको क्रमानुसार देखते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये देखो जरा, मैग्नीशियम की जब क्रिया ऑक्सीजन से होती है, यानी अब मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम के फीते को, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका सूत्र ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये मैग्नीशियम एक धातु है, कोई भी गैस है वो द्विपरमाणुक होती है, तो O2 हो गया। और जब क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता 2 है, इसलिए दोनों की संयोजकता क्रॉस हो गई और MgO बन गया। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO हो गया। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु तो 2 होगा, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु 2 करने के चक्कर में Mg की संख्या भी 2 होगी, इसलिए यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। इस तरीके से यह एक संतुलन समीकरण हो जाएगा। अब जो ये Mg बना है, MgO जो बना है, MgO क्षारीय प्रकृति का रहेगा। अगर हम इसको जल में घोल देंगे तो जल में घोलने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी अगर हम इसको जल में हमने घोला तो जल में घोलने पर ये क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब ये बनेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का रहेगा। अगर हम इस विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि यह एक क्षार है। दूसरा अगर हम देखें कि रंग में परिवर्तन कैसे हुआ था, तो रंग में परिवर्तन हुआ था जब हमने फिनोल्फ्थलीन की क्रिया सोडियम से कराई थी। अगर हम फिनोल्फ्थलीन का सूत्र देखें तो बहुत ही थोड़ी कठिन टाइप का सूत्र होता है, तो इसको इस तरीके से हम बना देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है फिनोल्फ्थलीन के सूत्र की। तो ये फिनोल्फ्थलीन का सूत्र होता है। इस फिनोल्फ्थलीन में जब हम क्रिया सोडियम की कराते हैं, यानी NaOH की जब क्रिया कराते हैं, तो NaOH की क्रिया कराने पर केवल और केवल यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल सोडियम की जगह पे, यानी H की जगह पे यहाँ पे सोडियम जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम लवण बन जाता है। तो अगर हम इसको देखें कि पहले ये कैसा था, पहले ये रंगहीन था, और रंगहीन होने के बाद जब इसकी NaOH से क्रिया हुई तो इसका जो H है, H की जगह पे जब यहाँ पे Na लग जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये गुलाबी रंग का हो जाता है।
तो इस तरीके से ये गुलाबी रंग आ जाता है और ये लवण बन जाता है। तो यह भी एक रासायनिक क्रिया हुई, यानी फेनोल्फथालीन ने जब NaOH या क्षार से क्रिया की तो ये गुलाबी रंग का लवण बना दिया और लवण का रंग गुलाबी है। अब अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें अम्ल मिला देंगे तो ये लवण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा, तो रंग समाप्त हो जाएगा। और अगर हम फिर से इसमें NaOH मिला देंगे तो फिर से आ जाएगा। तो अगर हम तीसरी वाली अभिक्रिया देखें कि तीसरी वाली में गैस निकलना, तो गैस निकलने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने Zn चूर्ण लिया था, यानी Zn का पाउडर लिया या Zn की दानेदार जिंक लिया और उसमें HCl मिला दिया या H2SO4 मिला दिया, तो H2SO4 मिलाने के बाद वो क्या हो जाएगा, ZnSO4 बन जाता है और ऐसा H2 निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये कहलाती है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और इसमें क्या हुआ कि गैस निकली है। तो गैस निकलती है तब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। 1 अगर हम चौथा नंबर का देखें तो चौथे नंबर में क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया थी कि यदि किसी अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये देखें, जैसे अगर हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो चूना होता है, जब घरों में हम पुताई करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया जल से होगी तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है चूने का पानी बन गया और ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के बाद जिस पात्र में हम जब क्रिया करेंगे वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ताप में परिवर्तन होने पर भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब यदि हम अभिक्रिया को संतुलित करना चाहें तो अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर हम अभिक्रिया को संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले से हम सूत्र फॉर्म में लिखते हैं, यानी फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम चाहते अगर तो मैग्नीशियम को Mg की जगह पर शब्द समीकरण में लिख देते, यानी यहाँ पे लिख देते हम मैग्नीशियम और यहाँ पे लिख देते हम ऑक्सीजन प्लस में और फिर यहाँ पे लिख देते मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये शब्द समीकरण हो जाता, लेकिन हम अगर संतुलित करना है तो शब्द समीकरण की जगह पे हम उसको फॉर्मूला या सांकेतिक वाला समीकरण लिखते हैं। तो इसमें हम देखें, जैसे कि मान के चलो ये एक समीकरण है Fe यह एक धातु है यानी कि लोहा है। जब इसकी क्रिया हम H2O से बनाते हैं तो ये क्या बनता है, Fe2O3 और Fe3O4 बना देते हैं, काट दो इसको। अब अगर हम देखें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो विस्थापन अभिक्रियाओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक चीज ही विस्थापित होगी और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो चीजें विस्थापित हो जाएंगी। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं, या जैसे Zn है तो Zn की जब क्रिया H2SO4 से कराते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन गैस निर्माण में किया जाता है, तो Zn की क्रिया जब H2SO4 से कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, Zn ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। क्यों किया है, इसलिए किया है कि जो Zn की जो क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता से अधिक है, यानी Zn अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने वाली धातुएं ये काम कर सकती हैं, यानी विस्थापन की अभिक्रिया कर सकती हैं। हाइड्रोजन से अधिक जो क्रियाशील धातुएं हैं कौन कौन सी हैं, बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे कि अगर हम इनको देखें तो देखो जरा, Li यानी लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, Zn, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड। ये इतनी जो धातुएं हैं ये क्या कर सकती हैं, ये हाइड्रोजन गैस को उसके हाइड्रोजन के अगर कोई भी अम्ल हुआ तो उसमें से विस्थापित कर सकती हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए केवल और केवल ये सक्रिय धातुएं ही ऐसा कार्य कर सकती हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो ये कहलाती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। 1
अब अगर हम द्विविस्थापन अपक्रिया की बात करें तो इसमें दो चीजें विस्थापित हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया के लिए जो उदाहरण है वो अभी हमने करके भी दिखाया था, हम करके भी देखेंगे। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है ये है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम सल्फेट के साथ अधिकृत कराएंगे बेरियम क्लोराइड की विलयन में, ये रंगहीन विलयन होता है और सोडियम सल्फेट ये भी रंगहीन विलयन होता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है। ये पूरा पारदर्शी विलयन है, ये पारदर्शी तो ये दोनों के दोनों जो विलयन है वो पूरी तरह से पारदर्शी विलयन होते हैं, पूरी तरह से रंगहीन विलयन है, यानी घुल जाते हैं। अब जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है या BaCl2 के विलयन में हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का विलयन डालते हैं तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में बनता है, यानी ये एक अवक्षेप है और अवक्षेप के कारण ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप आ जाता है। और सफ़ेद कलर का अवक्षेप यानी इसमें बेरियम ने क्या किया, बेरियम ने यानी सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया, बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, यानी ये द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसलिए द्विविस्थापन अपक्रिया का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरीके से हमें, अगर हम इस अवक्षेप को थोड़ी देर परख नली को रख देते हैं तो ये अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और अपक्रिया अलग हो जाती है। अगर हम देखें कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो रासायनिक अपक्रियाओं के लिए एक तो वैसे तो कई प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर हम संयोजन और वियोजन के हिसाब से देखें तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो संयोजन अपक्रिया जैसा कि नाम से पता चलता है कि दो या दो से अधिक अणु जब मिलकर के एक अणु का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अणु हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड का अणु है और एक जल का अणु है, और दो अणुओं से मिलकर के एक अणु बन रहा है काय का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब दो चीजें मिलकर के एक चीज का निर्माण करती है तो इसमें क्या हुआ, इसमें संयोजन हुआ है दो अणुओं का, तो इसमें इस अपक्रिया को कहते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है, जैसे कि हम एक अपक्रिया अगर और देखें, ये कार्बन है, कार्बन की जब क्रिया हम ऑक्सीजन से करा देते हैं, यानी कार्बन को हम जब जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं या कार्बन के किसी अपर रूप को जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बनेगा तो दो चीजें मिलकर के एक चीज का निर्माण किया तो इसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। इसके विपरीत अगर हम वियोजन अपक्रिया की बात करें तो वियोजन अपक्रिया में क्या होगा, वियोजन अपक्रिया में दो अणु मिलकर के जो इस तरीके से एक अणु का निर्माण कर रहे थे, जबकि वियोजन अपक्रिया में दो अणु बनेंगे और एक अणु भाग लेगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। तो इस तरीके से यह कहलाती है एक वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि एक अणु ने भाग लिया है और दो या दो से ज़्यादा अणु बने हैं। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जो फेरस सल्फेट होता है, जैसे ये फेरस सल्फेट है FeSO4, फेरस सल्फेट को अगर हम क्या करें, गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है और SO2 और SO3 गैस बनाता है। तो फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है और Fe2 और ये बनाता है SO2 और SO3। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो फेरस ऑक्साइड कितने हैं, तो इसमें Fe के जो अणु हैं वो दो हैं, तो यहाँ पे हम दो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे दो लगाए, यहाँ पे S के कितने अणु हैं, दो अणु हैं, O के यहाँ पे 4 2 8 अणु हैं और यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 अणु हैं। तो इस तरीके से संतुलित हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो Fe है, Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ पे +2 है। +2 क्यों है, क्योंकि SO4 की -2 है, तो इसकी Fe की जो ऑक्सीजन संख्या +2 है और यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीजन संख्या है वो +3 है। और +3 होने की वजह से इसका जो रंग अगर हम देखेंगे तो इसका रंग हरा होता है और इसका रंग पीला होता है, क्योंकि किसी भी आयन का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है।
तो चूंकि यह एक संगमण धातु है, संगमण धातुएं रंगीन होती हैं, तो इनका जो Fe2+ हरे रंग की है और Fe3+ पीले रंग की है। तो इस तरीके से इसमें रंग भी परिवर्तित हुआ और साथ में यह एक वियोजन अपक्रिया भी है, विखंडन अपक्रिया भी है, क्योंकि एक अणु विखंडित होकर के जब इसको विखंडित कैसे हुआ, जब इसको अपन ने ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर विखंडित हुई और विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक अणुओं का निर्माण किया, तो इसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। और संतुलित करने की बात करें तो ये देखो जरा, जैसे FeH2O = Fe3O4 + H2, यह एक समीकरण है। इस समीकरण को अगर हमें संतुलित करना है, क्योंकि अभी ये संतुलित नहीं है, संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा था 9th में पढ़ा था कि जब किसी भी अभिक्रिया कराते हैं या किसी कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अभिक्रिया में अभिकारक के अणु हमेशा उत्पाद के अणुओं के बराबर होते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया में ना तो कोई भी अभिकारक या ना तो कोई भी परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। सभी अणुओं को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन की 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो 4 लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी कभी भी हमें राइट हैंड पर नहीं लगाना है, क्योंकि उससे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं, सभी को, पूरे अणुओं को बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन अभिकारक में या उत्पादों में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी है। तो सबसे ज्यादा जो परमाणुओं की संख्या है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो जिसकी परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो अगर इस तरफ 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और इस तरफ 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो 4 इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन के परमाणु होने चाहिए। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हम 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तो 4 हो गई, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो 2 थी, वो इस 4 की वजह से इसमें जब इसका 2 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 8। जबकि यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो अभी 2 ही है, उत्पादों में 2 है। तो इसको वहाँ पर 8 करने के लिए हम यहाँ पे भी 4 लगा देंगे। जब यहाँ पर 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी बराबर कर दी और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी बराबर कर दी। अब केवल और केवल रह गया है Fe माने लोहा रह गया है। तो लोहे की अगर अपन बात करें तो इसमें परमाणु की संख्या उत्पादों में तो है 3 और अभिकारक में है 1। तो इसमें उत्पादों की संख्या के बराबर करने के लिए इस तरफ हम 3 लगा देंगे और जैसे यहाँ पर 3 लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से संतुलित समीकरण हो गया। इसको अगर हमें चेक करना तो ये देखा जरा, Fe के 3 परमाणु, Fe के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया संतुलित हो गई है। लेकिन अगर आवश्यकता हो, हमेशा आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन एक तरीका और है कि इसके बाद हम एक व्यवस्था इसमें और करते हैं कि इसकी अवस्थाएं और लिख सकते हैं। अवस्थाएं लिखने के लिए जो Fe है वो Fe सॉलिड अवस्था में होता है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। H2O है, H2O होता तो लिक्विड अवस्था में है। तो अपन देखो जरा, जो अगर ठोस पदार्थ हो कोई, तो ठोस पदार्थ के लिए सॉलिड के कारण उसको ऐसे लिखते हैं। अगर कोई द्रव पदार्थ हो तो द्रव के कारण उसको, यानी लिक्विड के कारण उसको L लिखते हैं। अगर कोई जलीय विलयन हो तो जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए उसको AQ लिखते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये ठोस है, अभी इसमें ये लिक्विड तो है, लेकिन लिक्विड होने के साथ साथ ये जब जो H2O है वो लिक्विड का फॉर्मूला भी H2O होता है, यानी जल का भी फॉर्मूला H2O होता है, और गैस यानी कि भाप का भी फॉर्मूला H2O होता है, और ठोस यानी कि बर्फ का भी फॉर्मूला H2O होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये Fe के साथ क्रिया करेगा तो जो गैस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम G लिख देंगे और यहाँ पे इसका जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन लिख देंगे और यहाँ पे गैस लिख देंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हम समीकरण संतुष्ट हो जाता है, संतुलित हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद।